हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल पर। मेरे को एक बच्चा कह रहा था कि सर आप रेडियो जैसे बोलते हो। हैं? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ऐसा क्यों लगता है तुमको? बोले आप साधारण बोलचाल जैसी बात तो करते ही नहीं हो। आप पता नहीं शुद्ध हिंदी कहाँ से बोलते हो। चलो चले आगे। तो हाँ, बीज विज्ञान पढ़ रहे थे हम लोग। हमने लिखा है बुआई की विधियां। क्या लिखा है बेटा? बुआई की विधियां। अच्छा बताओ मुझे एक बात, बुआई की है तुमने कभी? हाँ? खेत है तुम्हारे यहाँ? कितने हैं? बहुत सारे? देखो एक, जब भी कोई गवर्नमेंट, मैं थोड़ी चाय पी लूं क्या है? मेरा मन इसी में रह जाएगा फिर। चले आगे। चलो, देखो गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लॉन्च करती है तो कहती है कि ये योजना सिर्फ सीमांत किसानों के लिए है, या सीमांत और लघु किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई है ना। फिर दूसरे कोई योजना आती है तो बोले मध्यम और बड़े किसानों के लिए काम की। कभी कभी मध्यम को मंझोला किसान कह देते हैं। तो ये छोटा किसान होता क्या है? ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है उनको कहते हैं सीमांत किसान। क्या कहते हैं बेटा? 1 से 2 हेक्टेयर वाले लघु किसान, छोटे किसान। 2 से 4 वाले अर्ध मध्यम। 4 से 10 वाले मध्यम। और 10 हेक्टेयर से अधिक वाले किसान क्या कहलाते हैं? बड़े किसान। जैसे तुम बताओ, तुम में से बड़े किसान कौन कौन है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है? एक ही आदमी बड़ा किसान, बाकी सब गरीब लोग पढ़ा रहा हूं मैं। कितनी है? 200 बीघा? अरे यार, तू कहाँ सुपरवाइजर तैयारी कर रहा है? तू तो मुझे गोद ले ले, फिर देख क्या होता है। अच्छा, सीमांत किसान कितने हैं? 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग 4-5 बीघा, है ना। उससे कम जमीन किसके पास है? अरे कोई शर्म वाली बात नहीं, मेरे खुद के ही 5 बीघा, हम 3 भाई है, चिंता मत करो। है ना, जो है घर वालों की, वो तो अपन ने खरीदी, वो अलग बात है। वही तो करना है। हाँ। 1 से 2 हेक्टेयर वाले, 5-10 बीघा। लड़कियां भी हाथ खड़ी कर रही है। हक मांग सकते हैं ये लोग, हैं? तो मांगना भी चाहिए ना। अब जैसे मेरे ससुर जी, उनके पास बहुत सारी जमीन है और उनके लड़का ही नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि तुमने इसीलिए शादी की है। मैंने कहा शादी का इससे अच्छा कोई फायदा हो ही नहीं सकता है। सही बात है कि नहीं? जैसे मेरे नाना जी के भी कोई लड़का नहीं था, मामा ही मामा थे। मामा थे ही नहीं। मासी मासी है, 2 मासी है ना। तो उनकी पुश्तैनी जमीन थी 7 बीघा। और उस पे कभी मेरे नाना जी ने कभी जाके देखा भी नहीं कि कैसी जमीन है। मतलब उनके भाई जो सब ऊपर पहुंच चुके हैं लाइन से, वो लोग खेती करते थे। अब उनके लड़के करते थे। तो जब नाना जी मेरे 2015 में, फिर अभी इसी साल में नानी जी, अब फिर उन्होंने जो, उनके भाइयों के लड़के, हमारे कजिन मामा,
उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारी जमीन है, इसको देखो तो सही तुम कम से कम। जब उसको देखा तो पता चला कि वो अगर जो तहसील था वो जिला बन चुका है, और वो जिला मुख्यालय के पीछे वाली जमीन है। तो वो जो जमीन अगर उस समय ध्यान दिया होता तो 2-5 लाख में सब बेच देते उसको, पर उस पर ध्यान नहीं दिया तो अब वो एक आध कॉलोनी कटेगी देखे। 7 बीघा बहुत होती है। 7 बीघा मतलब 1,75,000 स्क्वायर फीट, है ना। और वो अगर वो कजिन मामा वगैरह सब साथ हो गए तो 7 का 28 बीघा है, बड़ी कॉलोनी बनेगी। तो अभी भी अपन उस पर कोई ध्यान नहीं देते। हो सकता है अपने बच्चों की किस्मत की हो। तो ये जमीन है ना, ये अपने बाप दादा अपने लिए छोड़ गए हैं, इसलिए कीमती हो रही है। अगर वो उस समय उसको फ्री कर देते तो अपन आज, हाँ, फ्री हो ही जाते हैं, ऑलमोस्ट तो हो ही चुके हैं देखो। चलो, खैर, ये सब भाग्य का खेल है ना। चले आगे। देखो मैं ऐसी बातें करता हूँ तो बिल्कुल मन लगता है तुम्हारा 100%, है ना। ऐसा लगता है पंडित जी कहा है, कथा सुना रहे, हाँ हाँ हाँ। और जैसे ही मैं इधर मुड़ता हूँ पढ़ाने के लिए, चलो, बुआई की विधियां। चले आगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ। सबसे पुरानी विधि छिड़कवा विधि। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं बेटा? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? वाह। छिटकवा का मतलब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब छिटक। साधारण रूप से गेहूं और धान की बुआई भारत में प्राचीन काल से छिटकवा विधि से करते, जिसमें ऐसे खेत में फेंक दिया जाता है ना, बीजों को। फिर बाद में किसी पटिए से उनको ढक दिया जाता है। तो सबसे पुरानी विधि कौन सी है? छिड़कवा विधि, है ना। इसमें कोई कतार व्यवस्था नहीं बन। ये सब ऐसी चीजें हैं जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिसके घर में जमीन ज्यादा, जिसने खेत देखे, उसको ये सब आना चाहिए। हर कुछ थोड़ी लिखवा सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरी विधि है जिसको हम कहते हैं डिबलिंग विधि। क्या कहते हैं बेटा? डिबलिंग विधि। इंग्लिश में भी डिबलिंग, हिंदी में भी डिबलिंग विधि। एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उससे जमीन में एक छेद बनाना, उसके अंदर एक बीज डालना, उसको ढक देना। कपास में जो बीटी कॉटन लगाते हैं 1 × 1 मीटर पे स्क्वायर मेथड से, उसमें डिबलिंग विधि का ही प्रयोग किया। तो ऐसे बीज जो कीमती है, जिनमें अपने को पौधे से पौधे और कतार की दूरी निश्चित करना है, उनको डिबलिंग विधि से लगा। फिर लोगों ने सोचा कि एक एक छेद कब तक बनाएंगे, तो उन्होंने एक पटिये में बहुत सारे कीले लगा ली, है ना। उसमें एक रस्सी बांध दी। अब उस पटिये की जमीन पर रखते हैं, उस पर पांव रखते हैं, उसको वापस उठा लेते हैं। तो यूपी की किताबों में लिखा है कि डिबलर जो यंत्र है वो एक बार में कितने छेद बनाता है? 27। कभी गलती से ऐसा प्रश्न कभी उठ के आ जाए कहीं से भी दुनिया में, तो याद रखना है कि एक बार में ठप्पा भरेंगे कितने छेद बनेंगे? 27। ठीक है। डिबलर मतलब डिबलिंग। अब इस विधि की खासियत यह है कि कतार से कतार, पौधों से पौधों की दूरी नियंत्रित हो जाती है। साथ ही साथ सबसे कम बीज दर इसी में आती है। क्यों आती है? एक एक ही तो बीज डाल रहे हैं अपन, इसलिए कम आएगी। गेहूं में तो 25-30 किलो ही आती है। नॉर्मल छिड़कवा विधि से गेहूं 120 किलो, 100 किलो, है ना। डिबलर से 25-30 किलो, मतलब जहां 1 हेक्टेयर की बुआई कर रहे थे, यहाँ 4 हेक्टेयर की कर सकते। अच्छी विधि है। तीसरी विधि आती है ड्रिलिंग विधि। ड्रिलिंग विधि का मतलब क्या है? सीड ड्रिल नाम का एक यंत्र आता है। क्या नाम है बेटा? तुम सब ने देखा है ना। उससे बुआई करना क्या कहलाता है? ड्रिलिंग विधि। और सीड ड्रिल सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ट्रैक्टर चलता है, बहुत कम समय में बहुत अधिक क्षेत्रफल की बुआई आसानी से कर सकता है। पर हमको ध्यान रखना है कि जो केवल छोटे बीज है उन्हीं की बुआई सीड ड्रिल से की जा सकती है। जो बड़े बीज या वानस्पतिक भाग है उनकी बुआई सीड ड्रिल से नहीं की जा सकती। उसके लिए यंत्र आता है प्लांटर। उस विधि को हम कहते हैं प्लांटिंग विधि। क्या कहते हैं बेटा? तो प्लांटिंग का यंत्र क्या है? प्लांटर है। अब मुख्य रूप से जो बड़े बीज होते हैं वो प्लांटर से बोए जाते हैं। जैसे
कुछ वानस्पतिक भाग वाले पौधे, आलू। आलू लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? पोटैटो प्लांटर। ये सब भू परिष्करण में पढ़ाते हैं ना। और मान लो गन्ना लगाना हो तो शुगर केन प्लांट, खाली अंग्रेजी में ही लिखना है बस। तो छोटे बीजों के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? सीड ड्रिल का। बड़े बीजों के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? प्लांटर का। क्लियर है मामला? एक शब्द आता है ट्रांसप्लांटिंग। कभी नाम सुना? क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोपण। क्या कहते हैं? ये कौन सी फसल में मुख्य रूप से किया जाता है? धान में किया जाता है। इसमें एक तो नर्सरी बनाई जाती है, और फिर पौधे को कहाँ ले जाकर लगा देते हैं? खेत। है ना। जितनी भी सब्जियां होती, खास करके सोलेनेसी, उनकी नर्सरी बनाई जाती है, फिर उनकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है ना। आलू में नहीं की जाती। आलू में केवल पोटैटो में जो टीपीएस बीज का प्रयोग करते हैं उसमें नर्सरी बना। ठीक है। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आई? अब पुराने जमाने में जब देसी हल से बुआई करते थे तो दो विधियों का प्रयोग होता था। एक को कहते हैं केरा विधि, दूसरे को कहते हैं पोरा विधि। ऐसा पढ़ा है तुमने पहले कभी? वेरी गुड। केरा विधि में क्या होता है कि एक आदमी हल चलाते हुए आगे जाता है, दूसरा आदमी उस नाली के अंदर हाथ से बीज डालते जाता है। फिर एक यंत्र का आविष्कार किया गया जिसको अपन नाई कहते हैं। समझते हो नाई? एक ऐसी कीप बना देते हैं बांस की, अब तो प्लास्टिक की आने लग गई है ना। और उसको उस हल के पीछे अटैच कर देते हैं। तो एक आदमी हल चलाता, दूसरा आदमी उसके साथ में उस कीप के अंदर बीज डालता जाता है। तो हाथ से डालो तो केरा विधि, और इस कीप में डालेंगे तो क्या कहलाता है बेटा? पोरा विधि। प्रश्न आता है देसी हल से बुआई की कितनी विधियां? दो विधियां। है ना। नाली में, नाली को कूड़ कहते हैं ना। हल जो नाली बनाती है उसको क्या कहते हैं? कुंड कभी भी नहीं कहना, क्या कहते हैं? कूड़, फरो। है ना। तो नाली यानी कूड़ में हाथ से बीज डालना क्या कहलाता है? केरा विधि। और बीज को हल के पीछे लगी कीप में डालना क्या कहलाता है? तो अपने गांव में तो आज भी प्रयोग होता है ना। आजकल तो दो वाली, तीन लाइन वाली आने लग गई। चलो लिख लो।
लिख लिया? लिख लिया? चलो, तो ये बीज विज्ञान अपना कंप्लीट हो गया। इसमें और कुछ तुमको पढ़ना हो तो बताओ एक्स्ट्रा। है? क्योंकि सीड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक कभी खत्म नहीं होने वाला टॉपिक। फिर वो एक एक फसल के अलग अलग बीज उत्पादन लिखवाने लगे, तो इसको अपन कंप्लीट मानते हैं। क्लियर है? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास दो बेटी होगी कि तीन बेटी है, बताओ। दो ही हो तुम, पक्का? अपने पड़ोस में देखो और उससे पूछो कि तुम बेच चार के हो कि पांच के हो। पांच के कितने हैं? वेरी गुड। और चार के कितने हैं? हाँ, कुछ लोग हैं चार के। एक आदमी भी है तो सही ना यार। एक ही आदमी प्रधानमंत्री देश का है। अच्छा, अब मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसका किसका बचा है? दोनों बैच का बचा है क्या? अभी नहीं हुआ? इसमें भी नहीं हुआ। दूसरा बताओ, बायो फर्टिलाइजर्स। ये भी दोनों का नहीं हुआ। और बताओ, इरिगेशन भी दोनों का नहीं हुआ। फोर में हो गया, फाइव में नहीं हुआ। और बताओ, ड्राई फार्मिंग। जो फोर्थ में नहीं हुआ वो बताओ। फोर्थ वाले बताओ, उनको फ्री कर देते हैं अपन। बड़े बड़े लोग हैं, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। जलवायु खंड तो मौसम जलवायु साथ में पढ़ाए होंगे ना? नहीं पढ़ा? वो टॉपिक दो जगह, एक तो मौसम जलवायु के बाद में फिर ट्वेल्थ की बुक में एक चार्ट बना हुआ है। कहाँ बना है वो? शुष्क कहते हैं ले जाके। बहुत खतरनाक ट्वेल्थ वाले, वो आधा इधर आधा उधर करते। इसके अलावा कोई टॉपिक बचा है क्या? इकोनॉमिक्स वाला? वो तो मेरे हिसाब से मुझे छोड़ के कोई भी नहीं पढ़ाता है पूरे राजस्थान। इसीलिए बोल रहा है। चलो, और बताओ। बस इतना ही है? तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग निपटा देते हैं, फिर बायो फर्टिलाइजर। तुम बताओ, पहले बायो फर्टिलाइजर करेंगे? एज यू विश। ठीक, तो लिखो। देखो, जब भी कोई अपन चैप्टर खत्म करते हैं ना, उसके बाद का जो पेज बचता है उसको छोड़ देते हैं, है ना? कभी मान लो आखिरी तक पहुंच जाते हैं तो एक पेज और छोड़ देते हैं। ये इसलिए छोड़ा अपन ने कि कभी मान लो भविष्य में हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हमको कोई काम की चीज मिली इससे संबंधित, तो कहाँ लाके लिखेंगे? यहाँ। ठीक है? वेरी। तुम इतने समझदार बचपन से हो। मेरे साथ तो कितनी देर रहते हो तुम?
जैविक कृषि, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जो आपकी 12वीं में ऑर्गेनिक फार्मिंग दे रखा है, वो पढ़ा तो जा सकता है पर उसको याद नहीं किया जा सकता। वो जानबूझ के इतना बड़ा चैप्टर बनाया हुआ है ना? देखा है तुमने कभी? 24-25 पेज का है। मतलब सिंचाई देखो तो ऐसा लगे कि पहली दूसरी क्लास का है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो तो ऐसा लगे कि पीएचडी लेवल का है। वो बाद में ऐड किया गया है ना। पहले 2016 के पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम का कोई चैप्टर नहीं था। फिर सरकार ने कहा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना चालू हुई। उसके अंतर्गत फिर राजस्थान सरकार ने नया चैप्टर ऐड किया। गलती से काम अच्छे लोगों को दे दिया, उन्होंने ज्यादा लिख दिया। अब वो बच्चों को तकलीफ देता है। चलो, अपने बाप का क्या जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में से सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन आने की संभावना है ना। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को 12th में 3 भागों में बांटा गया। एक ऑर्गेनिक खेती, जैविक। दूसरा उसमें डाल दिया खाद, जैव उर्वरक, कीटों एवं रोगों का जैविक नियंत्रण। तो ये टॉपिक छोटे की जगह क्या हो गया? बड़ा हो गया। 4 टॉपिक आ गए। चलो, अब इसमें लिखेंगे अपन सबसे पहले परिभाषा। छोटी परिभाषा लिखोगे कि बड़ी? है लिखो, IFOAM। अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ। यस सर। हाँ बताओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये नीट वाला जो नया कैंपस बना ना, अच्छा वाला। ठीक है। तुमने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी कुछ? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, बोन जर्मनी में। कहा हुई थी बेटा? ये क्वेश्चन जेईटी में पूछा हुआ 2021 में। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संस्थान है जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और भी आसपास की, वहां पे लगभग 70% लोग ऑर्गेनिक खाना ही खा रहे हैं। क्योंकि हम जो कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारे रसायन ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस मतलब साल साल, 1.5 1.5 साल, 2 2 साल तक उनका प्रभाव खेत में खत्म ही नहीं होता है। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी है। हेलो। ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं बेटा, ये तो बंद हो गया देखिए। हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? वेरी गुड। लो, अब पहले तो इनके कुछ डाउट थे वो सोल्व कर देता हूँ, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर हो जाएगा। यस। नवीन महावर, अशोक मालव, सोनू चौधरी, सुनो सब। ये एप्लीकेशन तो आई थी छठे बैच से, लेकिन ये बैच पांचवा भी बैठा है। तो मैं आपके पास अभी मेहनत करके ये लाया हूँ कि आपका कोर्स कब तक होगा। बताऊँ आपको? आपकी एग्रोनॉमी बची हुई है 70 क्लास की। ठीक है। हाँ, 5th की बचा रहा हूँ मैं। कंप्लेन तो 6th की आई थी,
लेकिन मैं मेहनत 5th पे भी करके आया कि भाई 5वें बैच वाले भी कुछ कह सकते हैं यूं, सही नहीं है? तो एग्रोनॉमी आपकी जिसकी 70 क्लास बाकी है, हम आने वाले टाइम में आपकी 2-2 घंटे क्लासेस लगाएंगे, तो 35 दिन मतलब दिवाली पहले आपका कोर्स हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर की आपकी 80 क्लास बची हुई है। मंडे से हम कोशिश करेंगे 2-2 घंटे की क्लास हो, या 1 घंटे की तो कम से कम होगी, और इसको भी हम दिवाली पहले आपको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी दोनों हो जाएगी। इसके अलावा आपका कुछ बचा नहीं है। कल्चर का कुछ पार्ट था जो शायद या तो हो गया होगा या 1-2 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो उसको मैं गिन नहीं रहा हूँ। 2 ही सब्जेक्ट आपके बच्चे, 150 क्लासेज बची हुई है। हाँ, फिर भी मतलब हम मैक्सिमम, मैंने जो उधर डेटा देखा उसके अकॉर्डिंग लाया हूँ। तो हो सकता है 25-30 दिन में हो जाए, तो इतने ही दिन है उसके जो आपके आ रही है सामने। दिवाली आ रही है जो, उसके लगभग 1 महीना ही है, महीना सवा महीना ही है, तो अपन कर देंगे, इनका कर पा रहे हैं। तो 5वें कोर्स का होने का मतलब 4th बैच का भी कोर्स हो गया। क्लियर है? अब खाली आपको 4-5 महीने रिवीजन के मिल रहे। छठे बैच की बात में वहां जाके करूंगा। अब क्योंकि कोर्स तो पूरा हो गया, जो 4th बैच है उसके 90% कोर्स हो गया, और जो 5th बैच है उसके 75% कोर्स हो गया। सब सब्जेक्ट की बात करो। अब अपन ये देखेंगे आपके नंबर कितने आ रहे हैं और क्या स्थिति है, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वो अपन हल्का सा चेक कर लेते हैं। तो मैं अगस्त के महीने में जा रहा हूँ, 17 अगस्त के दिन, ठीक है। एजी सुपरवाइजर 1 से 4 बैच जो है, चारों में 400 बच्चे थे। हाँ, हाँ, मैं वापस बात करूँ आपसे। अब देखो, 1 से 4 बैच में टोटल 49 बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। 1 से 4 बैच तक 350 से 400 एडमिशन थे, उनमें से 49 बच्चे बच गए। ये अच्छी बात है। अभी तो 5 महीने, तो 10 एक मान लो लास्ट तक। भाई, पिछले 5 महीने से आपका बैच हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 4 से 5 महीने से, और पहला बैच 12 महीने से जुड़ा हुआ था। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्लास में नहीं है, हम उन बच्चों की बात करें जिन्होंने टेस्ट दिया या नहीं दिया। तो टोटल टेस्ट 49 ने दिया है। टोटल बच्चे अगर 4 बैच को मिला लो तो 350 तो होंगे ही होंगे। 350 में से केवल 49 बच्चे, मतलब 7 में से एक बच्चा बच्चा है। समझ गए? कंपटीशन का आप खुद ही देख लेना। मैंने एक दिन बैच में बताया भी था, आपको भी बता देता हूँ यहाँ। भाई, कंपटीशन सुपरवाइजर में कितना है उसकी जांच कर लेते हैं। तो वो 8वां बैच था शायद, 8वां बैच। तो कंपटीशन की परिभाषा में अपन चेक करते हैं कि 6 घंटे सोना और 2 घंटे नहाना धोना, डेली रूटीन के काम। इसके अलावा लगभग 5 घंटे कोचिंग के। तो ये कितने घंटे हो गए? 13। 24 में से 13 निकालें, कितने बच जाएंगे? 11 घंटे। ऐसा बच्चा जो घर जाके 9 से लेके 11 घंटे तक ईमानदारी से सेल्फ स्टडी कर रहा है, ये मैंने 8वें 9वें बैच से आंकड़े लिए थे कि जो यहाँ से क्लास होने के बाद में जो बच्चा 9 से 11 घंटे जाके घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो बच्चे हाथ ऊपर करो। बैच के अंदर बच्चे थे 125। कितने थे? हाथ खड़े हुए 10। 10 नहीं, 5। 5 ने कहा कि हाँ सर, हम पढ़ते हैं घर जाके 9 से लेके 11 घंटे के बीच में सेल्फ स्टडी। 5 तो ईमानदारी से हाथ खड़े कर लिए। 5 वो है कि मैं हाथ खड़ा करूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा पढ़ता भी है क्या, इसलिए वो शर्मा गए। तो 5 वो मान लो। 5 तो ईमानदारी से हाथ खड़े कर लिए, 5 शर्मा गए, पढ़ते तो वही। तो टोटल कितने हो गए? 10। 125 में से 10, अपने इनकी 100 ही मान लो संख्या। 100 में से 10 बच्चे जो है अपने पढ़ रहे हैं टोटल। ये तो 9 10 बैच की उन बच्चों की बात है जो क्लास में आते हैं और वो ये बात मान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, वो टच में है। जब बच्चा टीचर्स के टच में नहीं रहता ना, बच्चे तो आते ही ऑफलाइन में इसलिए है कि कंटिन्यूटी बनी रहे। भाई, ऑफलाइन में बच्चा का आने का मतलब ही खाली कंटिन्यूटी बने रहे, इतना ही है। तो ये बच्चे को पहले ही पता है कि कंटिन्यूटी भी बनी रहे, मैं टेस्ट भी दूं। तो उसका फायदा तब है, भाई मैं टेस्ट दूं, कंटिन्यूटी बनी रहे। भाई ऑनलाइन ले लिया, पढ़ ही नहीं रहा तो काम चल जाता है, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा क्योंकि ऑनलाइन है। लेकिन ऑफलाइन में आने के बाद में वो पढ़ भी तो रहा है। तो मैंने पढ़ाई पे ही तो वोटिंग कराई कि घर जाने के बाद में
9 से 11 घंटे के बीच में कौन पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं। तो मेरे पास जो बच्चों की संख्या आई वो आई 100 में से 10। तो टोटल बच्चे अपने पास अभी 8% है जिन्होंने सुपरवाइजर में एडमिशन लिया, उनकी संख्या 1300। तो 1300 में से 10% बच्चे निकालोगे तो कितने हो गए, 130। तो अपने रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ते उनमें से हैं, तो 130 तो अपने ऑफलाइन के हो गए। 575 बच्चे कोटा में हैं, 575 का आप 10% निकालो कितने बच्चे हो गए, मैक्सिमम 60 बच्चे, ठीक है। तो 575 की 57 हो रहे हैं यूं तो, लेकिन अपन 60 जोड़ लेते हैं। तो ऑफलाइन रॉयल के बच्चे सब निपट गए। अब बच गया ऑनलाइन। ऑनलाइन पूरे राजस्थान के अंदर ऑनलाइन में 1% रेशियो होता है। ऑफलाइन में पढ़ने वालों का संख्या कितनी है, निकल गए 10। ऑनलाइन में 100 में 1, 99 खाली वो कोर्स ले लिया रॉयल का बस। तो अब 1% पूरे राजस्थान में सब कोचिंग ऑनलाइन चला रही है आज की तारीख में। छोटी सी छोटी कोचिंग की ऑनलाइन कंपनियां, इतनी बेरोजगारी इधर ही नहीं है उधर भी बराबर है। तो उधर 200-200 रुपए में ऐप बना के देती है, चाहे तो आप भी बाद में कोचिंग खोलो तो बनवा लेना। अब 200 रुपए में ऐप मिल रहा, मतलब हर कोचिंग चला रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं 150 200 1000 जुड़े हुए होंगे। अपन 10,000 बच्चे मान लेते हैं कि 10,000 बच्चे सुपरवाइजर की ऑनलाइन तैयारी करते हैं पूरे राजस्थान में। तो उनका 1% निकालो कितना हुआ ऑनलाइन का, 100 बच्चे ये हो गए। अब और बच्चे कौन से बच गए जो मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लगता है कोई ना कोई मिस हो रहे हैं। 1300, 575, ये ऑनलाइन के 100 कितने हुए, कितने बच्चे हो रहे हैं 290, मतलब लगभग 300 बच्चे। हाँ, 300 मिस कौन से हो रहे हैं, वो बच्चे जो अदर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो यूं तो कहते हैं, कहने वाले रॉयल में की सबसे ज्यादा है, सही बात है कि नहीं है, तो अपन मान लेते सबसे ज्यादा अपने। तो दूसरी जगह भी बिल्कुल कम नहीं मानने अपन, 3000 बच्चे सबके पास अपने और मान लो राजस्थान में, तो 3000 हो गए। अब रॉयल के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनकी संख्या 10% थी, 100 में से 10 पढ़ रहे हैं। तो अपन दूसरे लोगों को भी रिजल्ट आने पर अपन अपने आप को आगे मान लेंगे, कंपटीशन में नहीं मानेंगे। तो अपन ये मान के चलो कि वहां पर भी 10% तो पढ़ने वाले होंगे। तो ये 3000 का 10% कितने हुए, 300। तो अब टोटल कितने बच्चे हुए, 600। और पोस्ट कितनी है, 1100। तो अभी भी 500 बच्चे वो जो मर्जी पड़े वो चले जाओ, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि कोचिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में 9 से लेके 11 घंटे के बीच में सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा चाहिए। बात समझ में, इतना ही कंपटीशन है, इससे ज्यादा सुपरवाइजर में कंपटीशन नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वो शर्मा रहा था, अरे मैंने कहा क्या हुआ, वो बोला कि सर वीडियो बनाते हो तो लोग यूं कहते तो रोल में जाता है वीडियो बनाता है। वो शर्मा रहा था यूं, क्योंकि सोनू सर पहले आए हुए थे, तो सोनू सर के साथ वीडियो उसका बन रखा ऑलरेडी। तो वो आया था यूं एक बच्चा, तो वो कि सर बस ठीक है। मैंने कहा इनाम लेने आया था कि तू मेरे से इनाम लिया कि नहीं लिया सर। तो मैंने कहा फिर तेरे को इनाम तो बाकी है कि हाँ सर। वो अपनी सिस्टर का एडमिशन ऑलरेडी चल रहा था, वो भी मिलने आया कि जीएल सर से मिलके जाऊंगा। मैंने कहा तेरा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। वो यूं शर्मा गया कि नहीं नहीं सर, फिर वो मेरे साथ वाले यूं कहेंगे कि तू रॉयल में जाता है तो वीडियो बनवाता है फेमस होने के लिए। तो मैंने कहा चाहे मोदी जी, चाहे योगी जी, चाहे विराट कोहली, चाहे रोहित शर्मा, उनको बुलाते हैं ना बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए, नहीं बुलाते क्या, बुलाते हैं ना। तो क्योंकि उनमें दम है इसलिए वीडियो बन रहे हैं, जिसमें दम ही नहीं है उसका क्या वीडियो बनाएंगे। इधर आ, बिठाया उधर उसको। मैंने कहा कितनी साल उम्र है तेरे कि सर 19 साल। अब 20 का हो गया, मतलब 20 का हो गया। सुपरवाइजर कब बना कि सर 19 साल की उम्र में। कितनी भर्तियां थी कि पहली दी, एक ही दी। वो पढ़ने वाला और वो तो वीडियो मैंने पूछा और नहीं, नहीं पढ़ने वालों में था गांव में वो, कि नहीं पढ़ने वालों को पकड़ के लाओ तो जनक को पकड़ते तो काम हो जाता, जीत जाता वो आदमी, क्योंकि वो नहीं पढ़ने वालों में था। सही बात है कि नहीं है। नहीं पढ़ने वाले बच्चा 10वीं में 70% का बच्चा पहली बार भर्ती में जाता है और पहली बार के अंदर वो नौकरी लग जाता है। बात समझ में आई। तो मैंने कहा ये बात तो इसके ऊपर बोल सकते, तेरे वीडियो देख के दूसरे लोगों को आग लगे कि हम 35 के हो गए, 40 के हो गए, हमारा लग नहीं रहा, बैठ नहीं रहा जुगाड़। मैंने कहा बता राज, बता कैसे लगा। एसओजी तो नहीं पकड़ेगी तेरे को। भाई या तो शॉर्टकट वो होती है कि नहीं नहीं सर मेरे को नहीं पकड़ेगी भाई, या तो कैसे लगा फिर। तो मैंने सही से बता कैसे लगा, तो कि सर रोज का पढ़ा या रोज पढ़ा, कंटिन्यू टेस्ट दिए, जो भी टेस्ट में गलतियां होती मैंने उनको लिखता और अगले टेस्ट में रिपीट नहीं करता। इसका मतलब बढ़िया जगह संस्थान। मैंने कहा कौन से बैच का था कि 9वें बैच का था, मैं 9th बैच का ऑफलाइन का बच्चा था। बात समझ में आई। तो फिर उन्होंने 100 ट्रिक बताई कि रोज का पढ़ा या रोज पढ़ा और अप टू एग्जाम तक पढ़ा, और हर टेस्ट के मैंने नंबर लिखे, गलतियां लिखी, एनालिसिस किया
और अगले टेस्ट मैंने कोशिश की कि वो गलती रिपीट नहीं हो, लग गया। अब उस बच्चे को देखे तो नौकरी कितनी इजी है भाई, उसको देखे तो कितनी इजी है। तो वो ऐसी है, मतलब मामला इतना ही है कंपटीशन एग्रीकल्चर में। अब यहाँ तो है नहीं, क्योंकि फिर भी मैं 10 बच्चों के नाम बोल रहा हूँ, कोई मिल भी जाए तो। चेतन चौधरी, भावेश शर्मा, शुभ सिंह, महेंद्र चारण, अभिषेक मीणा, रवीना धाकड़, आशीष मीणा, शिवकेश बेसला, गोवर्धन मीणा और राम। कोई आपके बैच का है? कौन जो है वो खड़े हो जाओ यहाँ जो। मतलब उन 50 बच्चों ने टेस्ट दिया है, उनमें से मैंने 10 को बुलाया है। फोर्थ बैच के बच्चा एक आया उनमें, उन 50, बाकी फोर्थ बैच का नहीं है। और अभी मैं 1 से लेके 4 बैच के बच्चों की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप क्लास के अंदर भी 49 से ज्यादा बैठे हो सर। एक बार देखना कितने, इनकी काउंटिंग करना एक बार। मतलब आप वो लोग हो जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दिया होगा कहीं। तो भाई बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया होगा। 17 अगस्त का राखी पर घर गए थे इसलिए नहीं देते, तो माफ कर देता हूँ। लेकिन माफ कर दूं कैसे? मैंने और राखी पे फोन किया एक बच्चे को, क्योंकि मैं उस टाइम कोटा था। अरे मैंने कहा आए नहीं, मैं तो आपके यहाँ कोचिंग खोल दिया, कह रहा आप आए नहीं, संभाल ही नहीं रहे झील सर को। कि हम तो सर उदयपुर ही हैं। वो दोनों भाई नौकरी लगे हुए, कि हम तो उदयपुर ही हैं। अरे मैंने कहा नौकरी लगी हुई दोनों दोनों भाइयों में से एक तो आ जाते हैं। कैसे हो रहा है पाटन बूंदी के हैं वो? अरे कि सर दोनों नौकरी लगी हुई, यहीं रहते हैं बगल में गई। कि सर हम आ तो जाएंगे लेकिन पूरी उम्र सुपरवाइजर ही रह जाएंगे फिर तो, इसलिए हम चाहते हैं डब्ल्यू बन के गाँव आएंगे। दोनों भाई नहीं गए राखी पर। और मैं 17 अगस्त का नाम लिया कि अच्छा राखी थी इसलिए नहीं गए दिखे। तो हाँ सर, हाँ सर। अब देखो, आप लोगों में फर्क देखो, लगने वालों में नहीं लगने वालों में फर्क देख लो, उसी से काम हो जाएगा आपका। सही बात है कि नहीं है? नहीं लगे हुए हैं वो तो गाँव गए हैं, मतलब नहीं लगे हुए वो गाँव गए हैं, टेस्ट नहीं दिया। जो लगे हुए हैं वो आगे की सोच रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से तो उनको गांव में 7 दिन पहले राखी पे चला जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो अब आप देख लो भाई, एक्चुअल में आप मेहनत किस पॉइंट पे कर रहे हो। तो एक बच्चा इसी को इनाम देंगे। कोर्स का मैंने बता दिया आपको। तो रॉयल ने अपना काम कर दिया है, टेस्ट लेते रहेंगे और लास्ट में टेस्ट सीरीज लेंगे। और शॉर्टकट एक ही है कि जीडी करो, घर जाके रोजाना 2 घंटे रूममेट इस तरीके से रखो कि एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। जीडी का काम जनवरी फरवरी में नहीं कर पाएंगे, जनवरी फरवरी में तो जीडी करनी ही नहीं है। एग्जाम से 2 महीने पहले जीडी। और अभी 3 महीने 4 महीने पढ़े, धुआंधार जितना पढ़ा है पढ़ो, तोते की तरह। तोते की तरह आपको आना चाहिए, कोई भी चीज पूछे गलत कुछ नहीं होना चाहिए। 2 और 2 कितने होते हैं? आम का क्या नाम है? हाँ, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बस। तो ये गलत नहीं होंगे, पपीता वाला टिक नहीं करोगे। ऐसी इतनी पकड़ चाहिए कि सर एग्रीकल्चर में कंफ्यूजन का मैटर बहुत है। तो एज ए टीचर पढ़ो कि मेरे को क्लास में जाके पढ़ाना है। मैं पहले उदयपुर में अगर किसी बच्चे ने बीएससी कर ली और एमएससी में अगर अपना वो एडमिशन ले लेता है, मतलब एमएससी किया हुआ हो या एमएससी के अंदर वो एग्जाम क्रैक करके एमएससी कर रहा हूँ और बीएससी कंप्लीट हो रखी हो अच्छी जगह से, और फिर अगर वो आगे मार कर लेके खड़ा हो जाता, 50,000 तनख्वाह चालू होती है। बोलने में ठीक हो, बच्चों पे पकड़ बना ले और चीजें बिल्कुल क्लियर, तो ज्यादा भी मिल सकते हैं। 50,000 तो चालू करते हैं। बात समझ में? मैं हर बैच में कहता हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन हर बार स्टेटस लगाना पड़ रहा है कि टीचर नहीं है कोई। एग्रीकल्चर में टीचर नहीं, बाकी सब में। बात समझ में आई आपके? इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर का बच्चा अपने आप को इतना हताश समझता है, उसको लगता है कि हमने एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके कोई गुनाह कर दिया। इस धरती पर सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि हमने एग्रीकल्चर ले ली। कई बच्चों को अंदर से पूछा कि उन्हें कमरे में ले जाएंगे तो वो यही बात बोलेगा। ये सही बात है, ये सही बात है कि बच्चा यही बोलेगा, लेकिन ये है गलत बात। एग्रीकल्चर के अंदर कोई बच्चा 4 साल की डिग्री करता है, 25,000 भिड़ते कोई कंपनी में लगता है या कहीं पर भी लगता है, और उसके बाद में 4 साल ईमानदारी से काम करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर वही है जहाँ लाख रुपए कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, जनरल मैनेजर बन सकता है, सब कुछ है एग्रीकल्चर में। लेकिन इसमें बच्चा बीच में पिसता, मेहनत करता नहीं है और प्राइवेट ज्वाइन करता नहीं है। मतलब इधर तो पढ़ाई मेहनत नहीं करेगा, उधर प्राइवेट ज्वाइन नहीं करेगा। ये जो दोनों के बीच में हो गया वो ऐसे फंसता हुआ रहता है एग्रीकल्चर का। इसलिए ये बड़े दुख की बात है ये, कि एग्रीकल्चर का बच्चा सिंगल माइंडेड नहीं हो रहा, भर्तियों पे भर्तियां देख लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई घर पे जाके इतने घंटे पढ़ेगा नहीं, लेकिन अगली भर्ती की तैयारी कर लेगा, प्राइवेट काम ज्वाइन नहीं करेगा। ये दुर्दशा है इसके एग्रीकल्चर फील्ड की। और हर कोई हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, लेकिन आगे का नहीं सोचते कोई। तो वो बच्चा मेरे ख्याल से व्यर्थ में तैयारी कर रहा है सुपरवाइजर की, जो बच्चा घर जाके 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहा। क्या मतलब है? अरे भाई क्या क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? अभी जो बच्चा पढ़ रहे हैं और आप मानोगे नहीं, उन पर ये पेपर कितने नंबर का था रे?
150 का था। अच्छा, कुछ टॉपिक दिए हुए थे क्या आपको? तो पेपर तो 300 का होना चाहिए। अच्छा, कंप्लीट कंप्लीट हिस्ट्री थी। तो 150 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 16 नंबर 25 नंबर आए हैं, 150 में से 16 नंबर आए हैं। क्यों टाइम खराब करें भाई? आप खुद ही सोचो ना, मतलब इसका कौन सी नौकरी है भाई? कहाँ लगेंगे आप मुझे बता दो भाई। सब बच्चों के 130 से ऊपर आए हैं, तब तो अपन ये मान लेंगे भाई यार संघर्ष करना पड़ता है। देखो 130 लाना पड़ता है, और सब बच्चों के 130 से ऊपर आ रहे हैं भाई, 150 में से मतलब सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा अगर मान लो नई नौकरी लगा, तो ये इतना तय है कि वो पेंदा टेक के मेहनत करना सीख गया। अब मैं कैसे मान लो जिसके 16 नंबर आए हैं, 16 तो आए हैं और 29 गलत है, 25 आए हैं 29 गलत है। अब इनका क्या होगा धरती पर, आप बताओ। भाई आप खुद ही सोच लो, अंदर ही अंदर जाके देख लो कि भाई क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, और सर सही बोल रही हूँ। बात समझ में आई? और अरे नहीं सर, हम उदयपुर में रहते हैं, फिर चैट करके हम टाइम निकाल, चैट करके तो गांव में कोई कुछ नहीं कर रहा, वो भी निकाल रहा है। आज ही मैंने कहाँ देखा था एक लेडीज को, बाई जी थी अपने, सीढ़ियों में बैठे थे, उनकी ड्रेस से देखें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये फोन हाथ में भी ले लेंगे क्या, और वो रील देख रहे थे बैठे बैठे। मैंने कहा धन्य हो गए अपने ही बाई जी, यहीं की बात करो, स्टाफ रूम के बाहर ही बैठे थे। समझ रहे हो? पहले तो मैंने सोचा कोई पेरेंट्स होंगे, फिर थोड़ी थोड़ी देर मैंने जांच की तो मैंने कहा है तो ये भाई जी। और बाद में ये पता चला कि बेटे बेटे रील देख रहे बोलो। तो ये काम तो जो आप रील देख के उदयपुर में कर रहे हो, 8,000 रुपए दे रहे हो, ये काम तो 8,000 तो शाम तक कमा रहे हैं और रील भी देख रहे हैं, तो वो ठीक है ना? सही बात है कि नहीं है? तो अब जिसके 16 नंबर आ रहे हैं उसको मैं क्या मानूं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ? लो आओ एक बच्चा, उसको इनाम दे देते, लाओ सर लाओ मेडल, फिर दूसरे वाले रूम में चलेंगे। इसका मतलब उन सबको अब आना ही नहीं है, जो घर जाके 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकते उनको आना ही नहीं है। फॉर्म के पैसे नहीं लगाने सुपरवाइजर के। बनाओ सर, लो एक फोटो ले लो हमारी, बनाओ सर। हाँ, इसको ऐसे एक हाथ में ऐसे पकड़ो मेडल को। जिसको लगभग जिन्होंने मेडल पहने हैं ना, उनकी नौकरी लगी है लगभग की, इस भर्ती में नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें। जिसने एक बार ऑयल का मेडल पहन लिया मतलब उसका लगभग काम पक्का है। लेकिन वो अप टू एग्जाम तक और कॉन्फिडेंस में नहीं आई, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बढ़िया। रघुनाथपुरम हमने सेमिनार रखा, शाबाश बेटा। तो एक बच्चा था, वो बीएचयू में पढ़ रहा है अभी, बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वो सबसे नीचे आता पूरी साल, और उसके मन में ये रहते कि एक दिन जो है मैं मंच पे जाऊंगा, एक दिन मंच पे जाऊंगा। हम लॉन्ग ईयर बैच में लगभग एक बैच में 20 बच्चों तक अवार्ड देते, 15 से 20 बच्चों को। उसको पूरी साल इनाम नहीं मिला है, पूरी साल नहीं मिला उसको, पूरी साल निकल गई, मंच पे नहीं आया। जब हम इनाम देने बुलाए ना कॉलेज में सिलेक्टेड बच्चों को, तो वो बीएचयू से आया था। कहाँ से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसका एक ही सपना था कि मैं रॉयल में रह के एक बार स्टेज पे जाके इनाम ले लूं, और नीचे नीचे तड़पते तड़पते उसने सब कुछ किया, लेकिन एक भी दिन नहीं आया। लेकिन पूरा संघर्ष और जान लगाई। तभी तो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो हो सकता है कई बच्चे इनाम लेके गए, वो आर से उदयपुर तक अटक गए। वो बीएचयू देश में दूसरे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी है, वो वहां से आया था इनाम लेने, मतलब जब नंबर आया तो उसका वहां आया। तो कोई बच्चा अगर कम कम नंबर आ रहे मेहनत करने के बाद में किसी बच्चे के, तो वो ये नहीं सोचे कि भाई वो नहीं पढ़ रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, देखो मेहनत को कैसे नापते हैं उसको। भाई मेहनत की परिभाषा क्या, साधारण भाषा में, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पाउडर गांजा भांग लड़का लड़की मोबाइल घूमना फिरना आना जाना, इनमें आप इन्वॉल्व होके एक दीवार है, इसके हाथ लगाते हो क्या रोज, कि नहीं लगाते इस दीवार के? तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप अपने पेरेंट्स के साथ अन्याय नहीं कर रहे, तो वो पाप नहीं लगेगा आपके। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, 6 से 8 घंटा नहाना धोना और सोना, ये करने ही है। अगर नौकरी की चिंता के अंदर सो नहीं रहे प्रॉपर, तो फिर गलत कर रहे हो, फिर नौकरी की मत सोचना। तो ये 6-8 घंटे निकाल दो। एक तो तनी के हाथ में, तनी समझते हो रस्सी जो अभी मैंने बताई, इसके हाथ नहीं लगाना है किसी भी जगह जाके। और दूसरा, वो 6 से 8 घंटे उधर देना आपको, नहाना धोना और खाना, और सोना। अब बच गए पीछे 16 घंटा। इस 16 घंटे के अंदर ऐसे साथियों के बीच में रहो जिसके अंदर वो आपको उस नौकरी के लिए मोटिवेट करे, और वो 16 घंटा उसके उधर ही चले, नौकरी की साइड। तो सही जगह उन 16 घंटे में जो मैंने तनी बताई उसके कोई टच करवा रहा किसी भी तरीके से, किसी भी एक चीज में, तो फिर ये 16 घंटे आपके खराब हो रहे हैं। अभी 16 घंटे में आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे दोस्तों में जो आपको मोटिवेट करे, कमियों पे बात करे, जीडी के लिए मोटिवेट करे, गांव जाने के लिए मना करें, एक प्रॉपर माहौल बनाता है, उसके साथ रह रहे हो, इसका मतलब ठीक, ये बात है। बाकी कौन नौकरी लगेगा नहीं लगेगा,
इससे कोई भरोसा नहीं है, धरती पर किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। कोई किसी चीज के लिख के ले नहीं दे सकता, और कोई ये नहीं सोच सकता मैं आगे जाके ये करके दिखा दूंगा। गलत बात है। कोई कौन क्या कब कर देता है, भगवान कई बार किसी को 2 बार में कांस्टेबल फेल करके और ऐसा ही बना देता है। इस साल वाले नहीं, ओरिजिनल ऐसा ही। क्या सर? ठीक है, थैंक यू सर। लो सर। यहाँ पर मेडल नहीं दिया इनको, या लो माइक लो आप। विकास जाट, इस विकास जाट का मुझे आज भी याद है। इसके इसका पापा के साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये राजसमंद का रहने वाला है, लेकिन वो वीडियो हमारे टेक्निकल टीम से हो गया। कई दिनों तक इसने फोन किया कि सर आपने अपलोड कर दिया, अपलोड आपको याद है क्या? आपका शायद एक वीडियो रिकॉर्ड किया था आपके पापा ने, याद है ना आपको? मेरे को याद नहीं, मेरे को याद है विकास जाट वही है राजसमंद के साथ। आपके पापा के टीचर है या फादर है? फिर मेरे बेटा वो विकास जाट योगेश शर्मा,
योगेश शर्मा, ताली बजाओ योगेश के लिए। जितेंद्र सिल्वी, आजा जितेंद्र। रौनक कुमार, रौनक कुमार। पूजा रियाड़, सारे ले लो। पूजा नागौर से। अजय मीणा, अच्छा ऊपर आ जाओ सब। अजय मीणा। अरविंद कुमार मेहता, एक बार इनको सब पहना तो खा दे। हाँ। फिर एक की फोटो लेंगे। अरविंद मेहता, ये भी 49 की। बनवारी गुर्जर, पार्वती धाकड़ और अभिषेक। अच्छा वेरी गुड। ले उठा था मेडल उठा था। हाँ आ जाओ। हाँ। एक बच्चा पूछ रहा चीटी क्या ग्रुप डिस्कशन। रख दो वापिस, रख दे इसको। और कोई रहे तो नहीं क्या? अच्छे लग रहे हो यार। आ जाओ। एक आ जाओ। आ जाओ। इधर से जाओ बेटा, इधर से। कूद जाओ सीधे। आ जाओ। पूरा जो अगले। शाबाश। नेक्स्ट। क्या नाम है? देख देख। और कुछ हमेशा और बता दे। चलो आज का हो गया यूं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अपन ने नया चैप्टर शुरू किया है जो कल से ही करेंगे। हेडिंग डलवा देना कल, है ना, याद रख के। अब देखो एक बात मैं बताता हूं तुमको कि ये जो सीड वाला चैप्टर है ये लगभग 12 से 15 दिन में भी इतना ही पढ़ाते हैं जितना तुमने उस कॉपी में लिखा है ना। अपन ने 6 दिन में भी उतना ही पढ़ा है जितना लोग 12-15 दिन में पढ़ते। ऐसा इसलिए किया है ताकि तुम्हारे पास और पढ़ने का समय बच जाए, है ना। ऐसा नहीं अपन कोर्स खत्म करना चाहते। कोई स्पीड बढ़ा पढ़ाया गया नहीं, जितना है उतना ही मैटर है बस, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, आप घर जाके इसको पूरा पढ़े, फिर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। अगर मान लो कि उस डीपीपी है तुम्हारे पास अभी कुछ कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी आज वो बुक फाइनल करके अपन निपटा देंगे 8-15 दिन में, छप के आ जाए। उसमें अपन ने ऐसा किया है बेटा कि जो थ्योरी है उसके नीचे क्वेश्चन भी दिए है, उसके नीचे PYQ भी दिए, ताकि वो पीछे पलट के इधर उधर ढूंढने का टेंशन खत्म हो जाए, है ना। थोड़ा सा समय लग रहा है पर परफेक्ट आएगी। जैसे अपन चेक कर रहे हैं ना, ऐसे हम लोग भी चेक कर रहे हैं। और एक एक पेज में 2-2, 5-5, 10-10 जितने मिस्टेक मिल रही है एक ही बार में सब उसको परफेक्ट कर देंगे, ताकि गलती से भी कोई गलती अपनी रह नहीं जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।